अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेकंड ईयर फिज़िक्स की। तो सेकंड ईयर फिज़िक्स हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कुछ बेसिक चीज़ें आती हैं। असल में जो सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स है ना, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हवाले से। तो हम सबसे पहले इन तीनों का जिक्र करते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी स्टडी करते हैं कि असल में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या। तो आइए ज़रा, हमारे पास सेकंड ईयर फिज़िक्स जो है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हमारे पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। यानी कि जब हम चार्ज की स्टडी करते हैं इन स्टेट ऑफ रेस्ट, हमारे पास कोई भी स्टेशनरी चार्ज है, जब वो साकन है, रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो उसकी स्टडी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्रांच है। तो इसकी जो फर्स्ट ब्रांच है वो हमारे पास कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट, यानी कि स्टडी ऑफ चार्ज इन स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेशनरी चार्ज की जो स्टडी होती है वो हमारे पास होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो सेकंड हमारे पास है वो आपके पास है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, डायनामिक्स का मतलब मोशन, यानी कि जब हम चार्ज की स्टडी करते हैं इन स्टेट ऑफ मोशन। तो 2 चीज़ें हमने पढ़ी। पहली कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि स्टडी ऑफ चार्ज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, और दूसरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स, यानी कि स्टडी ऑफ चार्ज इन स्टेट ऑफ मोशन। यहाँ पे एक बात ध्यान से समझ लेना कि जो इलेक्ट्रोडायनामिक है इसको हम मैग्नेटिज्म का नाम भी देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो होती है ये मैग्नेटिज्म भी है। मैग्नेटिज्म में क्या है कि जब चार्ज जो होता है वो मूव तो करता है, लेकिन क्या करता है, वो मोशन जो होती है उसकी क्या होती है? कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या होती है? कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी कि यहाँ पे हमने स्टडी ऑफ चार्ज की स्टडी करनी है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो। तो पहले में तो रेस्ट में है, दूसरे में इलेक्ट्रोडायनामिक है। इलेक्ट्रोडायनामिक में क्या आता है? मूविंग चार्ज और विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब हमारे पास थर्ड केस इसका आता है, यानी कि जो तीसरा पोर्शन है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये असल में डॉन एंड मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है, उसी में हम इसको स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी चार्ज होता है किस कंडीशन में है? मोशन में, मोशन। लेकिन जो इसकी मोशन है ये कांस्टेंट नहीं रहती। क्या होती है? एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेटेड होता है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें भी चार्ज की मोशन है, लेकिन उसमें कांस्टेंट नहीं है, बल्कि क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो इस एक्सेलरेशन की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की पहली है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि चार्ज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। दूसरी इलेक्ट्रोडायनामिक या मैग्नेटिज्म कहते हैं चार्ज इन स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये मोशन है और विद एन एक्सेलरेशन। इसके बाद हम आते हैं अपने असल चैप्टर की तरफ, जो चैप्टर नंबर है 12 है सेकेंड ईयर का। उसमें क्या है कि सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ चीज़ें आती हैं। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें हम पढ़ेंगे गाज लॉ पढ़ेंगे और कैपेसिटर पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक में करंट है, मैग्नेटिज्म है, EMI है और AC है। तो इन सब का जो बेसिक है हमारे पास, इन सब का, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और इलेक्ट्रोडायनामिक का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इन सब का जो बेसिक है वो आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को या इलेक्ट्रोडायनामिक को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्टडी करने के लिए हमें चार्ज का पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले हम चार्ज की स्टडी करते हैं, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज।
तो चार्ज का बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो चार्ज में सबसे पहले चीज आती है एटम्स की। तो एटम की हम बात करते हैं बच्चे। जो एटम का सेंट्रल पार्ट है उसको हम किसका नाम देते हैं? न्यूक्लियस का। उस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस। उसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। तो इनमें जो बॉन्डिंग होती है यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपस में अनलाइक चार्ज है। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं कि चार्ज हमारे पास दो किस्म के होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या क्या होगा? नेगेटिव होगा। तीसरी किस्म का चार्ज नहीं होता। जो पॉजिटिव होता है ये आपस में लाइक चार्जेस हैं और ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरह जो नेगेटिव होते हैं ये भी लाइक चार्जेस हैं और ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव को। और अगर हम कहें कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपस में दोनों अनलाइक चार्जेस होते हैं और ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इनके दरमियान अट्रैक्शन होती है और इनके दरमियान रिपल्शन, इनके दरमियान भी क्या होती है? रिपल्शन। इसी वजह से जो एटम होता है, एटम में पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद होते हैं और साइडों पे जो इलेक्ट्रॉन है उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से एटम का वजूद बना रहता है। और उसकी वजह से जितने इसमें प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों का जो चार्ज है वो क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन के किसके इक्वल होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह एक प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि इन दोनों का चार्ज एक दूसरे के क्या होता है? इक्वल होता है। इसी वजह से जब ये चार्ज इक्वल होता है तो इलेक्ट्रॉन की तादाद यानी कि इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, और इस कंडीशन में जो एटम होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल रहता है। तो इसका यूनिट क्या होता है चार्ज का? कूलम। तो पहली प्रॉपर्टी हमने एटम के लिहाज से पढ़ी, दूसरी इसका यूनिट आ गया वो कूलम है, तो ये कूलम आ गया। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट्स। तो चार्ज जो है, चार्ज का जो स्मॉलेस्ट यानी कि चार्ज होता है 1, एक स्मॉलेस्ट चार्ज पे जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है। तो ये जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है ना, ये किसी भी क्वांटिटी के साथ इंटीजर मल्टीपल होता है। मसलन आपके पास मैं लिखता हूं Q इज इक्वल टू NE। N क्या है? सम इंटीजर। यानी कि यहाँ पे N की वैल्यू जो है आपके पास N की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी है इसकी कि पहली प्रॉपर्टी कूलम, उसके बाद क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी, उसमें क्या आ गया कि स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, और ये वाला जो स्मॉलेस्ट चार्ज है वो किसी भी नंबर का इंटीजर होता है। ठीक हो गया। तो ये इसकी चार्ज की क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी आ गई। तीसरा हमारे पास है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जिस तरह हमारे पास चार्जिंग प्रोसेस होता है, यानी कि चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फर्ज किया आपके पास एक बॉडी है, वो आपके पास बॉडी न्यूट्रल है जी, ठीक हो गया। आप इसके साथ एक और बॉडी को कनेक्ट कर देते हैं। इस बॉडी पे आपके पास कोई चार्ज मौजूद है, नेगेटिव है या क्या है? पॉजिटिव। चलो जी कह लें जी इस पे पॉजिटिव चार्ज है। जब आपने इसको इसके साथ कनेक्ट किया, इसमें असल में दो मेथड आते हैं। एक मेथड है कंडक्शन का और एक मेथड है कंडक्ट करने का। तो एक मेथड तो यह है कि जब आप एक न्यूट्रल बॉडी को किसी पॉजिटिव के साथ अटैच करते हैं, उसको इसके साथ लगाते हैं, तो यहां से कुछ चार्ज ट्रांसफर होके इसमें आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव की तादाद ज्यादा होगी, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो गए? नेगेटिव चार्जेस। क्या क्रिएट हो गए? नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो गए। तो ये जब इन दोनों बॉडी को दोबारा आप अलग-अलग करेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है
वो इस बॉडी पे मौजूद रहेगा और इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की कमी हो जाएगी और नेगेटिव की क्या हो जाएगी, ज्यादती हो जाएगी। यानी कि जितना इसका पॉजिटिव इसमें आया है, इसमें पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा और इसमें उतना क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ये बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके कुछ मेथड कंडक्टर और इंसुलेटर में जाके। तो चार्ज हमारे पास ट्रांसफरेबल होता है। और उसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव को जरा ध्यान से समझिएगा कि आपके पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जी। फर्ज किया मैंने एक बड़ी सरफेस ले ली, इसके अंदर मैंने 2-3 बॉडीज ले ली। एक इसको मैं ए का नाम दे लेता हूँ, इस बॉडी को मैं बी का नाम दे लेता हूँ और इस बॉडी को मैं सी का नाम दे लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ फर्ज किया इस पे चार्ज हमारे पास है जी बच्चे 2 कूलम और इस पे हमारे पास है 3 कूलम फॉर एग्जाम्पल, और इस पे हमारे पास है 1 कूलम, -1 कूलम। कितना आ गया, -1 कूलम। यानी कि कंजर्वेटिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो अलग थलग है। ठीक हो गया, आइसोलेटेड। एक ए बॉडी है, एक बी बॉडी है, एक सी बॉडी है। ए बॉडी पे चार्ज है 2 कूलम, बी पे कितना है 3 कूलम और सी पे कितना है -1 कूलम। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल चार्ज आया वो कितना आया, यानी कि टोटल इस सिस्टम पे जो चार्ज है वो कितना है 2 कूलम प्लस 3 कूलम यानी कि 5 कूलम -1 कूलम। तो ये कितना बन गया 4 कूलम। अब क्या हुआ, हमने इसमें कुछ ऐसा प्रोसेस किया कि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किए और उसमें से कुछ इसमें ट्रांसफर किए। यानी कि हम एक प्रोसेस करते हैं जिसमें ये चार्ज एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फर्ज किया इस पे बन गया आपके पास 1 कूलम और इस पे फर्ज किया आ गया 6 कूलम। कोई आपने ऐसा प्रोसेस किया, यानी कि 2 कूलम वाली बॉडी पे कितना हो गया 1 कूलम और 3 कूलम वाली बॉडी पे कितना हो गया 6 कूलम। तो यहां पे कितना बचेगा, यहां पे आपके पास बचेगा -3 कूलम। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। यानी कि इसमें पहले टोटल जो चार्ज था वो कितना था 4 कूलम था। आपने कुछ ऐसा प्रोसेस किया कि यहां पे आ गया 1 कूलम, यहां पे आ गया 6 कूलम, यहां पे आ गया -3 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना फिर भी आता है 4 कूलम। मतलब समझाने का ये है, इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। मतलब समझाने का ये है कि जब कोई आइसोलेटेड सिस्टम होता है वहां पे चार्ज कंजर्व हो जाता है, चार्ज खत्म नहीं होता, ना ये क्रिएट होता है ना ये खत्म होता है, बल्कि एक जगह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ये ट्रांसफर हो जाता है। तो कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि ये वाला जो सिस्टम है इसके अंदर हमने डिफरेंट चार्जेस की 3 बॉडीज ली, उसमें पहले पे और चार्ज था, दूसरी पे और, तीसरी पे और। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज थी, बाद में आपने कोई ऐसा प्रोसेस किया कि इसके चार्ज एक दूसरे में ट्रांसफर हो गए। ठीक हो गया, तो ट्रांसफर होने के बाद भी इसमें टोटल चार्ज कितना आ गया 4 कूलम। तो इसका मतलब जो चार्ज है वो क्या है कंजर्वेटिव। क्या है कंजर्वेटिव। तो जरा पीछे चलते हैं, हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पॉजिटिव को रिपेल और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है अट्रैक्ट करता है। और चार्ज किस में मौजूद होते हैं एटम्स में, तो एटम का सेंट्रल न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं। उसके बाद इस वजह से ये क्या रहता है, ये न्यूट्रल रहता है। उसके बाद कूलम्स आ गया, ये इसका चार्ज का यूनिट है। फिर हमने इसकी क्वांटाइज प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर हमने कहा ये ट्रांसफरेबल होता है, फिर हमने कहा ये कंजर्वेटिव है। उसके बाद हमारे पास ये है, इस बात को जरा ध्यान से समझिए, एसोसिएटेड विद मैस। यानी कि चार्ज जो होता है ये बिना मैस के नहीं रह सकता। जो भी चार्ज है उसका कोई ना कोई मैस होता है। हम आगे जाके पढ़ेंगे EM यानी कि चार्ज मैस रेशो। ठीक हो गया, तो चार्ज बिना मैस के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो चार्ज हो, जहां पे चार्ज होगा वहां पे क्या है मैस। लेकिन यहां पे मैं आपको एक बात समझाता हूं कि एक हमारे पास रियलिटी में जब हम रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं कि जब कोई बॉडी किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो उसका मैस चेंज नहीं होता।
लेकिन जब हम बात करते हैं डॉन एंड मॉडर्न फिजिक्स की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, तो उसमें हम देखते हैं कि जो चार्ज होता है ये जब मूव करता है तो इसका मास चेंज होता है। इसके लिए मैं एक फार्मूला लिखता हूं। हमारे पास एक फार्मूला है m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पे c क्या बच्चे, c यहाँ पे है स्पीड ऑफ लाइट। क्या है ये, स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू का आपको पता है c इज इक्वल टू 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक बात जरा ध्यान से कंसेप्ट समझना है कि रोजमर्रा लाइफ में हम क्या देखते हैं कि ये हमारे पास m नॉट क्या है, इसको हम कहते हैं रेस्ट मास, और ये जो है ये किसका है, मूविंग बॉडी का मास। ठीक हो गया। यहाँ पे हम रोजमर्रा लाइफ में देखते हैं कि जब कोई बॉडी किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो उसका मास चेंज नहीं होता। लेकिन जब हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत थोड़ा होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ा होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फर्ज कर लें, आप एग्जांपल ले लें, फर्ज कर लें कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो यहाँ पे स्टिल है, खड़ा है, साकन है। आपने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को 1 न्यूटन फोर्स लगाई। जब आप इसको 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो ये बहुत ज्यादा एक्सेलरेट के साथ क्या करेगा, मूव करेगा। और यहां पे जब ये एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तो ये वाली जो वेलोसिटी है हमारे पास, ये वाली वेलोसिटी, अगर ये वाली वेलोसिटी इस स्पीड ऑफ लाइट को कर जे अप्रोच, क्या कर जे, अप्रोच कर जे, तो फिर इस मास पे फर्क आएगा, यानी कि सॉरी इस मास पे क्या आएगी, चेंज आएगी। तो ये हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है एसोसिएटेड विद मास, यानी कि जब कोई नॉर्मल लाइफ में एक बॉडी मूव करती है तो उसके मास में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन जब कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है या स्पीड ऑफ लाइट जितनी मूव करती है, ये वाली वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, तो तब इस मास में क्या आएगी, चेंज आएगी। ठीक हो गया। तो ये तभी मुमकिन है जब आपके पास कौन सी चीज हो, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एसोसिएटेड विद मास है, यानी कि चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता। और ये वाला फार्मूला तब होल्ड करेगा जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होंगे। उसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज स्केलर। चार्ज आपके पास क्या होता है, स्केलर होता है, ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। और नेक्स्ट है चार्ज बच्चे बनते हैं मटेरियल से, और मटेरियल बनते हैं एटम से, और एटम किससे बनते हैं, सॉरी चार्ज से बनता है मटेरियल, और मटेरियल किससे बनते हैं, एटम से, और एटम किससे बनते हैं, चार्ज से। ठीक हो गया। तो ये आपने इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना है और इसको पढ़ लेना है। कल हम इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट करेंगे कि इंसुलेटर क्या होता है और कंडक्टर क्या होता है।